क्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपको अलग अलग विषयों के बारे में हम जानकारी देते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो हमारा आज का विषय रहेगा उसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे मछली स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, कैसे लाभदायक है बताएंगे आपको, और इसी के साथ आज जानकारी देंगे स्वच्छ दुग्ध उत्पादन तकनीक के बारे में। क्यों ज़रूरी माना जाता है स्वच्छ दुग्ध उत्पादन और क्या महत्व है इसका, इसके बारे में आपको विस्तार से आज पूरी जानकारी दी जाएगी। और इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके लिए नंबर नोट कर लीजिए, ये नंबर है 1800-113060, साथ ही 1800-113061। इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे भी हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर BP मोहंती जी। आप अपर महानिदेशक हैं मछली पालन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा, नई दिल्ली में। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर मोहंती। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विजय कुमार P जी। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं कृषि विद्यापीठ IGNOU नई दिल्ली में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। और जैसे हमने आज आपको बताया जो विषय है वो आपको बता चुके हैं, लेकिन जब बात की जाती है मछली यानी तो हम हमेशा जानते हैं किसानों के लिए तो लाभदायक है ही, लेकिन किस तरीके से अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखा जाए तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। क्या महत्व है इसका स्वास्थ्य के लिए, इसके बारे में आज हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर BP मोहंती, आपसे हम समझना चाहेंगे इस बात को। जब हम कहते हैं कि जो मछली है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो कुछ जगह हमें लगता है शायद जागरूकता की कमी है, जो जान नहीं पाते कि क्यों फ़ायदेमंद है, किस तरीके से लाभदायक है। लेकिन आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व है इसका? देखिए, मछली एक स्वास्थ्यप्रद खाद्य है। स्वास्थ्यप्रद का मतलब जो हेल्थ फूड है। अब मछली में खाने का आपको जो उपादान चाहिए, कार्बोहाइड्रेट छोड़ के आपको प्रोटीन चाहिए, आपको फैट या ऑयल चाहिए, विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए। ये सब में मछली भरपूर है जी। इसका मतलब आप अगर चावल या चपाती उसका साथ मछली खा लेते हैं, चावल या चपाती से आपको कार्बोहाइड्रेट मिल गया जी, और मछली से बाकी सारी चीज़ आपको मिल गया, प्रोटीन मिला, मछली का तेल मिला, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल का ज़माने में, वो भी आपको मछली से मिला जी। मतलब एक हम अगर सोचेंगे आम आदमी के बारे में जो कि बहुत फिनेंशियल स्ट्रांग नहीं है, जो हमारा किसान भाई है, गांव में जो लोग रहते हैं जी, थोड़ा अंडर प्रिविलेज्ड है जी। तो जो 55 to 60% हमारे देश का पॉपुलेशन है, वो लोग अगर भात और माछ खा लिए उनका कंप्लीट हो गया। वो चाहे ड्राई फूड हो, ड्राई फिश का हिसाब से हो या फ्रेश मछली के हिसाब से हो, उनको ये सारी चीज़ का उपलब्ध हो जाएगा। यानी पोषण सुरक्षा के लिहाज से भी देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसलिए लगातार हम कह सकते हैं, जो आपने कहा कि हर एक दृष्टि से, न सिर्फ किसानों के लिए आर्थिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब भी हम बात करते हैं मछली के बारे में, विस्तार से आपके जो तमाम सवाल आएंगे उनके जवाब हम देंगे, लेकिन आइए उससे पहले रुक कर लेते हैं इस खास रिपोर्ट का।
अगर बात मांसाहारी भोजन की करें तो मछली मांसाहारी भोजन में प्रमुख स्थान रखती है। मछली हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होती है और इसे खाने के कई फायदे हैं। मछली में पाए जाने वाले पोषक तत्व शरीर में एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखते हैं और सभी प्रकार की प्रमुख बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। अन्य खाद्य समूहों के विपरीत वसा युक्त मछली जैसे सेल्मन, ट्राउट, सर्डिन, टूना और मैक्रेल हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और ये फैटी एसिड दिमाग और आंखों की उचित देखभाल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मछली में सैचुरेटेड फैट नहीं होता है, इसी वजह से मछली हमारे स्वास्थ्य और खास तौर से हमारे दिल के लिए काफी फायदेमंद होती है। इतने सब फायदों को देखते हुए ही मछली पालन व्यवसाय को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आपको बता दें कि मछली पालन देश का एक उभरता हुआ क्षेत्र है। इस समय भारत में करीब 13.76 मिलियन टन मछली उत्पादन किया जा रहा है। भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। देश से करीब 47,000 करोड़ रुपए की मछली निर्यात की जा रही है। अगले 3-4 साल में मछली निर्यात भी दुगना करने की योजना है। इससे सिर्फ मछली पालन क्षेत्र में ही रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। तो जाना आपने कैसे जब हम बात करते हैं पोषण सुरक्षा के लिए मछली की तो कितना ना सिर्फ लाभ इसका है बल्कि क्या महत्व है अगर इसको हम संतुलित आहार में भी शामिल करते हैं और किस तरीके से उपलब्धता की अगर बात की जाती है। इस विषय में भी हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं उनसे विस्तार से हम बातचीत करेंगे। लेकिन इसके साथ ही जो हमारा दूसरा विषय है स्वच्छ दुग्ध उत्पादन तकनीक, जो यहाँ अमूमन हमारे जो पशुपालक भाई हैं उनको लगता है कि जिस तरीके से वो दूध निकाल रहे हैं वो स्वच्छ दूध उत्पादन ही है। लेकिन मैं चाहूँगा यहाँ पर सबसे पहले डॉक्टर विजय कुमार आप इस बारे में हमें बताएं कि क्यों आवश्यकता है समझाने की स्वच्छ दूध उत्पादन तकनीक की और ये है क्या? देखिए, स्वच्छ दूध उत्पादन के बारे में बात बोलने के पहले मैं दर्शकों को थोड़ा डेयरी इंडस्ट्री के बारे में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि डेयरी इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है जी। और वो ताकि फार्मर का इकोनॉमी को भी इम्प्रूव करता है। उसके अलावा नेशनल इकोनॉमी का भी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है उसमें। जी बिल्कुल। क्योंकि देखिए, डेयरी इंडस्ट्री से आपको कई खाद्य पदार्थ मिलता है। लिक्विड मिल्क तो एक इम्पॉर्टेंट खाद्य पदार्थ है जो हम रोजाना यूज करते हैं जी। बच्चों से लेके इवन ओल्ड पीपल तक सब लोग उसको कंज्यूम करते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, एक्सेप्ट जिसको मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे उन्हीं के लिए रिस्ट्रिक्शन होता है जी। तो उसके अलावा इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हम कई डेयरी प्रोडक्ट्स हम रोजाना यूज करते हैं। ये हम लोग हमारे कंट्री में आप जानते होंगे कि हमारा कंट्री डेयरी मिल्क प्रोडक्शन में प्रथम स्थान में है। जी बिल्कुल। लगभग 190 मिलियन मेट्रिक टन हम दूध उत्पादन करते हैं। जब इतने लार्ज स्केल में हम जब दूध उत्पादन करते हैं और कई फार्मर्स इन्वॉल्व है, यहाँ हमें जिसमें ध्यान देना चाहिए वो है फूड सेफ्टी। मतलब इसलिए हम क्लीन मिल्क प्रोडक्शन के बारे में हमें जानना जरूरी है। और मिल्क एक, जैसे मछली एक न्यूट्रिशियस फूड है, संतुलित आहार आपने बोला है, वैसे ही दूध भी एक संतुलित आहार होता है। इसमें आपका सारे तरीके के न्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर के लिए चाहिए ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, जैसे आपका प्रोटीन है और मिनरल्स है, विटामिन्स है और आपका जो एनर्जी है, सारे इसमें उपलब्ध है, इवन फैट है जी। तो ये एक कंप्लीट न्यूट्रिएंट होता है। इसलिए ये नॉर्मली हम बोलते हैं ये हाईली पेरिशेबल प्रोडक्ट। हाई पेरिशेबल प्रोडक्ट मतलब जल्दी खराब होने का संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैसे इसमें न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए जरूरत है, वैसे ही इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो जो जीवाणु मल्टीप्लाई करने के लिए जो जरूरत है वो एक आइडियल एनवायरनमेंट बन जाता है। हम मान सकते हैं उसकी जो पौष्टिकता है उसका फायदा लेने के लिए जरूरी यही कि आप स्वच्छ दुग्ध उत्पादन तकनीक जो है उसको बेहतर ढंग से जाने। क्या ये तकनीक और कितना लाभ इसके जरिए हमें मिल सकता है आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी।
उत्पादन एक परंपरागत व्यवसाय है। भारत में काफी संख्या में लोग दूध उत्पादन के व्यवसाय से जुड़े हैं। स्वस्थ दुग्ध उत्पादन तकनीक का उपयोग करके आप इस व्यवसाय से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दूध अगर गंदगी, बदबू और हानिकारक जीवाणु रहित है तो ऐसे दूध को स्वच्छ दूध कहा जाता है। दरअसल जब दूध थन से निकलता है तो साफ रहता है, लेकिन थन से निकलने के बाद अगर साफ सफाई का ध्यान सही से ना रखा जाए तो भारी चीजों के संपर्क में आने से दूध दूषित हो जाता है। ऐसे में दूषित दूध का सेवन करने से कई तरह की बीमारियों के होने की आशंका भी हो जाती है। यानी साफ दूध का उत्पादन जरूरी है और इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिस पशु से दूध निकाला जा रहा है वह स्वस्थ होना चाहिए। पशु में टीबी और ब्रुसेलोसिस का परीक्षण साल में एक बार करवा लेना चाहिए। पशुओं के शरीर पर किसी भी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए। पशुओं के रहने का स्थान साफ सुथरा रखें। दूध दोहने के लिए साफ बर्तन का उपयोग करें। पशु के थन को पानी से धोकर तुरंत नहीं धोएं, क्योंकि दूध धोने के समय छीमी का छेद खुल जाता है। इस कारण गंदगी के साथ मौजूदा जीवाणु और विषाणु थन में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे कि पशुओं में थनैला होने की आशंका बढ़ जाती है। दूध दोहने के बाद दूध को शेड से हटाकर रखें। दूध को साफ कपड़े और छन्ने से छानकर बाल और अन्य अशुद्धियां हटा देनी चाहिए। तो जाना आपने किस तरीके से स्वच्छ दूध उत्पादन तकनीक जो है क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे हम कह सकते हैं कि इस तरह की क्रिया है जिसको लगातार हमें अपनाना भी चाहिए और हमारे जो पशुपालक हैं बेहतर ढंग से जानते भी हैं इसको। लेकिन इसके साथ साथ जब हम आज बात कर रहे हैं कि जो मछली है कैसे हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इस बारे में डॉक्टर बीपी मोहंती और जानकारी आपसे हम लेना चाहेंगे। जैसे आपने कहा कि ना सिर्फ संतुलित आहार की जब हम बात करते हैं तो उसका एक प्रमुख तत्व इसको हम मान सकते हैं, लेकिन कैसे इसकी जो उपलब्धता है उसको हम सुनिश्चित कर सकते हैं, कितनी मात्रा जो है वो हमें आवश्यक हो जाती है एक अच्छे शरीर के लिए। देखिए, जो मछली आप आहार का ऊपर रूप में लेते हैं, जैसे आप एक वीकली चार्ट करके देखेंगे, जैसे कि आप अगर मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, वीकली आप एक बार 2 बार ले सकते हैं। मछली के लिए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इजीली डाइजेस्टेबल है। बच्चे से लेके बुजुर्ग लोग सब इसको हजम कर सकते हैं। और इसी में जो खास करके अभी हमारे चर्चा में देखे ओमेगा 3 ऑयल है जी, जो ओमेगा 3 करके ईपी और डीएचए करके तत्व है, वो जो कि आपका ब्रेन और हार्ट दोनों के लिए ये बहुत जरूरी है जी। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ आप अगर मछली खाते हैं आपको वो तेल उपलब्ध होता है, लेकिन ये जो मछली का तेल सारी मछली में एक ही मात्रा में नहीं होता है जी। जैसे समुद्र मछली और ठंडा जल की मछली, इसमें ये ओमेगा 3 का मात्रा थोड़ा ज़्यादा होता है, बाकी फ्रेश वाटर फिश में इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो आप ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो आपको मिलने का चांसेस रहेगा। इसके अलावा कोई भी मछली आप ले लीजिए, इसमें 13 से लेके 21-22% तक प्रोटीन है जी। जो प्रोटीन हंगर हमारे देश का बहुत बड़ा समस्या है, उसको दूर करने के लिए आपको प्रोटीन चाहिए। और ये प्रोटीन आपको मछली से मिलता है। कोई भी मछली आप ले लीजिए, कॉस्ट कितना भी हो, एक आप देखेंगे तो 13% हो या 21% हो तो अलग बात होता है, लेकिन मछली मिलेगा। एक जब आम आदमी बाजार में जाता है मछली खरीदने के लिए, उसका एक चॉइस रहता है। जैसे कि आप देखेंगे कि 50-60 रुपया से लेके 1500 रुपया 2000 तक मछली पर किलो रेट ऐसा होता है। तो कोई भी आप मछली लीजिए आपको मिल जाएगा, लेकिन बाकी चीज़ में आप देखेंगे वो फिक्स प्राइस टाइप का है। बिल्कुल। तो उसमें आपको ज़्यादा चॉइस मछली में ज़्यादा रहता है। और मछली आप दिन में 2 बार खा सकते हैं, लंच डिनर में खा सकते हैं। आपको बहुत मिलता है तो लकी बहुत सारे लोग हैं, जैसे साउथ का भी है। अब जहाँ पे ईस्ट इंडिया है, जैसे कलकत्ता में देखिए, बंगाल में देखिए, उड़ीसा में देखिए, यहाँ पे दिन में आप 3 बार भी खाए कोई परेशानी नहीं। तो मछली खाने में आपका कोई नहीं कि इतना से ज़्यादा होने से परेशानी है। और हमारा देश में हमारा प्रोडक्शन मछली में हम 3रा स्थान पर है, लेकिन फिर भी हमारा कंट्री का पॉपुलेशन के हिसाब से हमको और बढ़ोतरी करना चाहिए जी। बिल्कुल, आप अगर आवश्यकता है यानी और ज़्यादा जो उत्पादन है वो हम करें, और इसी के लिए भी हमने देखते हैं महत्वपूर्ण योजना हमारे देश में चल रही है। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं?
सर जी मेरी भैंस के पिछले थनों में सोई सी आई हुई है जी। रुई की तरह बिछते हैं, और जी धार निकालते वक्त उसमें एक थन से पत्ती ही निकलती है जी। दूध की पत्ती ही निकलती है। चलिए बिल्कुल, ये बबलू जी का सवाल है। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विजय कुमार और बता रहे हैं जो इनकी पशु है, भैंस है, उसके पिछले थन में सूजन है और सूजन से जो दूध है वो भी काफ़ी गाढ़ा निकलता है शुरुआत में। क्या वजह इसकी हो सकती है? तो ये हार्ड है जी। तो ये नॉर्मली इसको हम तनेला कहते हैं। जो वो इन्फेक्शन हो जाता है तो वो हार्ड हो जाता है और लाल हो जाता है, और आप थन को टच करेंगे तो उनको दर्द होता है जी। तो ये नॉर्मली ये कब होता है, दूध निकाल के आप साफ सुथरा जगह पे गाय को बैठने नहीं देंगे तो नीचे जो जमीन से जो जीवाणु है वो टीथ के अंदर जाके वो पूरा अड्डर को अफेक्ट करता है। कई बार वो एक सिंगल अड्डर को अफेक्ट करेगा, कई बार वो चारों क्वार्टर को अफेक्ट कर सकता है। तो हो सकता है इनके जो गाय है उसमें सिर्फ एक अड्डर में अफेक्ट हुआ है, इसलिए उसमें से जो दूध निकलता है उसमें क्लम्प्स हो सकता है, क्लॉट्स हो सकता है। तो इसलिए दूध निकालने के पहले आपको एक बार जो पहले एक दो स्ट्रिप्स है उसको निकाल के एक बर्तन, साफ सुथरा बर्तन में निकाल के आप देखेंगे जी। तो क्लीन होना चाहिए और इजीली फ्लो होना चाहिए जी। इन केस वो हार्ड है या उसमें क्लॉट्स है या उसमें क्लम्प्स है तो इसके मतलब है कि वो बीमार पशु है। ये महत्वपूर्ण वजह इसकी हो सकती है। और लेकिन उस दूध को हम कंज्यूम नहीं करना चाहिए और उसको हम मिल्क पूल में ऐड नहीं करना चाहिए जी। लेकिन क्या ये एक प्रमुख वजह इसकी हम मान सकते हैं डॉक्टर विजय कुमार, क्योंकि जो थनैला है, रोग है, इसके लिए ना सिर्फ जो स्वच्छ दूध उत्पादन तकनीक है वो काफ़ी ज़रूरी है। आगे भी इस पर मैं आपसे जानकारी लूँगा। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? सर ये पूछ रहे हैं शुद्ध दूध कैसे उत्पादन करें और ये दूध अपन के लिए कितना लाभदायक है? चलिए बिल्कुल जी। डॉक्टर विजय क्या बताना चाहेंगे? पहले हमें समझना चाहिए स्वच्छ दूध क्या है। ऐसे देख के उसमें कोई फिजिकल इम्प्योरिटीज नहीं है, उनमें बाल नहीं है या कुछ नहीं है, वो स्वच्छ दूध नहीं कहा जाता। स्वच्छ दूध के मतलब जो हेल्दी गाय है उसका थन से हम निकालते हैं और निकालने के तौर पे हम जो बाल्टी यूज करते हैं या जो यूटेंसिल्स यूज करते हैं वो भी क्लीन एंड ड्राई होना चाहिए। उसमें कोई भी रेसिड्यूज नहीं होना चाहिए और गीला भी नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। उसके बाद उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होना चाहिए, जैसे बाल है, यूरिन, गोबर है, यूरिन है, वो सब नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा उसमें जो जीवाणु का काउंट है वो बहुत कम होना चाहिए ताकि वो हम कुछ दिन रख के उसको जल्दी खराब ना हो पाए। और उसमें नॉर्मल जो टेस्ट है, स्वाद है, वो नॉर्मल होना चाहिए और ये सेफ टू कंज्यूम होना चाहिए। इसी को हम स्वच्छ दूध कहते हैं जी। ये नहीं है कि आप दूध देखने से आपको साफ सुथरा लग रहा है, ये मतलब नहीं है कि वो स्वच्छ दूध है जी। तो स्वच्छ दूध बनाने के लिए, स्वच्छ दूध प्रोडक्शन के लिए कई यानी उसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता का भी हमें ख्याल रखना होगा। और वही अगर आप देखेंगे उसका तो बेनिफिट्स इन्होंने पूछा है जी। देखिए उसका लाभ दोनों फार्मर के लिए भी है और जो कंज्यूम करते हैं कंज्यूमर्स के लिए भी है। फार्मर्स के लिए लाभ क्या है कि एक तो उनका जो क्वालिटी ऑफ मिल्क है बहुत अच्छा क्वालिटी का हो सकता है जी। जल्दी खराब नहीं होगा वो, आप टेम्परेचर मेंटेन करें तो। दूध निकालने के तुरंत उसको 4 से 5 डिग्री के अंदर के टेम्परेचर में आपको कूलर में, बल्क कूलर है या छोटा कूलर है, उसमें आपको रख के उसको ट्रांसपोर्ट करना चाहिए जी। उसके अलावा आपका जो क्वालिटी ऑफ मिल्क जो मिलेगा वो अच्छे होंगे और उसका शेल्फ लाइफ कहते हैं, जो रख रखाव का टाइम है, नॉर्मली दूध 1 से 2-3 दिन के अंदर आपको कंज्यूम करना चाहिए क्योंकि ये जल्दी खराब होने आशंका रहती है, जल्दी खराब हो सकता है। इसलिए जरूरी यही कि इसका जो रखरखाव है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया किस तरीके से आपको करना होगा, और भी कई महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके साथ हम साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है।
समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं कैसे मछली स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और आखिर स्वच्छ दुग्ध उत्पादन तकनीक क्या है। लगातार हमारे साथ देखिए दर्शक भी जुड़ रहे हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हैं, क्या जानना चाह रहे हैं? जी नमस्कार। ये जो बैच का ब्रुसेलोसिस हो जाता है, क्या उसमें क्यूराप्रोजिन का टीका उससे पहले लगाने में फायदा होता है? जी, आप बता रहे हैं कि जो पशु है उसको ब्रुसेलोसिस है, अगर उससे पहले टीका लगवाएं तो फायदा होगा या नहीं? हाँ, क्यूराप्रोजिन का। जी डॉक्टर, देखिए ब्रुसेलोसिस नॉर्मली फीमेल काप्स के लिए लगाते हैं और नॉर्मली जो जहाँ एंडेमिक जोन्स होते हैं या पैंडेमिक जोन्स होते हैं वहाँ टीका लगाते हैं और वैक्सीनेशन शेड्यूल में ब्रुसेलोसिस भी है। तो आप टीका लगाएंगे तो बेटर है, क्योंकि बीमारी आने के पहले उसको हम प्रोटेक्ट करें तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहते हैं। इसलिए हम बीमार होने के पहले ही वैक्सीन लगाने बेटर है, क्योंकि ब्रुसेलोसिस ये बहुत डेंजरस डिसीज है और ये अबॉर्शन रिजल्ट करता है इससे, तो वैक्सीनेशन करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, काफ़ी घातक बीमारी और जिसका असर जो मनुष्य हैं उन पर भी इसका प्रभाव जो है पड़ने लगता है। लेकिन ये ज़रूरी यही कि आप सही समय पर जो टीकाकरण है वो ज़रूर कराएं। यहाँ डॉक्टर बीपी मोहंती, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जब हम बात करते हैं मछली जो कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है हमारे, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि जो मछलियाँ हैं उनका रखरखाव कैसे किया जा रहा है। जैसे अगर कोई भी उपभोक्ता, बतौर उपभोक्ता अगर हम बाज़ार से लेने जाते हैं, वहाँ भी किन बातों का ख्याल हमें रखना होगा? बाज़ार से आप जैसे मछली लेते हैं तो उसका जो मछली का जो नॉर्मल हेल्थ है, मछली फ्रेश है कि नहीं, जी, ये सब चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हम गील उठा के, मछली का गील उठा के देखते हैं, इसका कलर देखते हैं, ये कॉमन है। जैसे कि ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट बोलते हैं, आपको पता चलेगा। आंखों देखते हैं तो मछली फ्रेश है कि नहीं, या बहुत पहले स्टोरेज है कि, ये सब चीज़ का। चलिए, बातें जिनका ख्याल रखना होगा। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल जल्दी से ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी सोनू जी, क्या जानना चाह रहे हैं? सर, मैं मछली के बारे में जानकारी लेना चाहता था थोड़ी। जी बताइए, क्या जानना है? सर, मेरे घर पर एक टैंक बना हुआ है। जी जी, मेरे घर पर एक टैंक बना हुआ है, तो वो 9 फीट गहरा और 4 फीट चौड़ा और 8 फीट लंबा बना हुआ है। जी, तो उसमें सर मछली डाल सकते हैं? चलिए, बिल्कुल, ये मछली पालन उसमें करना चाह रहे हैं डॉक्टर बीपी मोहंती, क्या ये सही रहेगा? तो सर उसमें किस तरीके के बच्चे डाल सकते हैं? चलिए, कौन सी प्रजाति जो है यानी वो उसमें पाल सकते हैं, अगर ये संभव है तो? इसमें आप रख सकते हैं, लेकिन गहरा थोड़ा कम होने से ज़्यादा सही है। और अगर ऐसे रखा है तो जैसे कि आप मिक्स्ड कल्चर करते हैं, अलग अलग वेराइटी का मछली रखते हैं, कोई मछली सरफेस में रहते हैं, कोई मिडिल में रहते हैं, कोई नीचे रहते हैं, तो आप इसमें पॉलीकल्चर जिसको बोलते हैं ये किया जा सकता है। आप जैसे कि रोहू काटला मृगल टाइप का रख सकते हैं, इसमें छोटा मछली भी रख सकते हैं, उसका साथ पंगास टाइप का भी जो मछली है वो भी आप मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप सही मात्रा में फीड दे के मिक्स फार्मिंग करेंगे तो आपका अलग अलग वेराइटी का मछली जी इसमें, यानी आमदनी जो है इनकी बढ़ सकती है इसके ज़रिए। देखिए, अलग अलग प्रजाति का अगर आप चयन करते हैं तो, और ये ज़रूरी कि आपको जो साल भर आमदनी है वो होती रहे, और इसीलिए हमारी सरकार भी प्रयास कर रही है जो किसान हैं उनकी आमदनी कैसे दुगनी की जा सकती है। और हाल ही में हमने देखा जो नए कृषि कानून आए हैं काफ़ी लाभकारी हैं किसानों के लिए। आइए इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं इस रिपोर्ट में। कीमत
आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 सरकार द्वारा किसानों के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। कृषि में सुधार के लिए सरकार ने कृषि उपज की बिक्री की व्यवस्था में कई अहम बदलाव किए हैं। सरकार का उद्देश्य एक राष्ट्र एक बाजार जैसी स्थिति बनाना है। कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 का मकसद कृषि बाजार को उदार बनाना है। अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यावसायिक कंपनियां, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यावसायिक समझौता कर सकते हैं। करार हो जाने के बाद फसल की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी साधनों या इनपुट्स उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी खरीदार की होगी। ये बहुत ही कोई एक तरह से मील का पत्थर बनेंगे ये हमारे जिस तरह की कृषि भारत में कृषि और कृषि विपणन चल रही है, क्योंकि इसमें जो पहला कानून बना है वो उसमें वन नेशन वन एग्री मार्केट का जो विजुलाइज करा गया था वो अब बिल्कुल सच्चाई पे आ गया है। क्योंकि इसमें जैसे हम लोग सब जानते हैं कि पहले जो किसान थे वो उनको बाय फोर्स, क्योंकि सबसे पास वाली जो मंडी थी उसी की जानकारी रहती थी तो वो वहीं जाते थे और ज़्यादा से ज़्यादा कोई अगर आसपास कोई और मंडी रही तो वहाँ पे, लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में वो अपना सामान नहीं ले जा सकते थे। लेकिन अभी जो ये नया कानून आया है इसमें जो ऑप्शंस हैं कि किसान कहाँ बेचना चाहता है, किसको बेचना चाहता है, कैसे बेचना चाहता है, इसको पूरा स्वतंत्रता मिल गई है। तो अब वो मंडी में भी अगर चाहे तो मंडी में जा सकता है, जो APMC मार्केट है, अगर उसको लगता है कि फ़ायदा वहाँ पर है तो वो वहाँ पे जा सकता है। अदरवाइज़ जो डायरेक्ट मार्केटिंग के ऑप्शंस हैं कि अपने खेत से या वेयरहाउस से, कोल्ड स्टोरेज से, कहीं से भी वो अपना माल बेच सकता है। अब किसान ऐसी फसलों की खेती कर सकते हैं जिसकी उन्हें अच्छी कीमत मिले, जिसका व्यापार कृषि बाजारों में होता है या निर्यात के लिए होता है। ऐसे में किसान पहले से ही कीमत तय करके अच्छी फसल उगाने की व्यवस्था कर सकते हैं। कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 में ये प्रावधान किया गया है कि किसान बुआई के समय ही मूल्य के उतार चढ़ाव से बचने के लिए आने वाली फसल को बेच पाएं और उसके लिए एग्रीमेंट कर पाएं। अब तक जो होता भी था कॉन्ट्रैक्ट्स तो वो अनरिटन या कुछ मौखिक से हो जाते थे, लेकिन इसमें किसान के लिए सेफगार्ड्स बहुत रखे गए हैं। क्योंकि किसान थोड़ा सा वीक साइड अगर समझें उसको इस कॉन्ट्रैक्ट में, तो पूरे सेफगार्ड्स हैं कि जैसे पहले से ही पता रहेगा कि मेरे को किस बायर को देना है अपना सामान, किस क्वांटिटी का वो लेगा, किस प्राइस पे लेगा। तो ये फसल लगने के पहले ही प्राइस दोनों जने आपस में तय कर लेते हैं। और फिर ये है कि अगर जब वो सामान उठाएगा तो वो उस समय तो रसीद अपनी दे देगा, इनफैक्ट दोनों कानून में ये है, और 3 दिन में पेमेंट करना होगा। तो ये जो है सब ये राइडर्स काफ़ी अच्छे हैं, किसान की हित में है। और इन केस अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उसके लिए भी बहुत सहज तरीके हैं कि कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अपने लोकल या तो आपस में तालमेल हो जाए या ज़्यादा से ज़्यादा SDM के पास जाके वो 1 महीने के टाइम में उसको सुलह करनी पड़ेगी। किसानों के हितों के संरक्षण के लिए कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 के तहत काफी अच्छे प्रावधान किए गए हैं। फसल का बीमा तो कराया ही जाएगा, साथ ही जरूरत होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से कर्ज भी ले सकेंगे। किसानों को मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षा मिलेगी। तो जाना आपने किस तरीके से लाभ मिल सकता है किसानों को, क्योंकि उनकी बात सशक्तिकरण की जा रही है। और ये जो नए कृषि कानून है किसानों के लिए किसी आज़ादी से कम नहीं है। लगातार आज कार्यक्रम में आपको भी हम जानकारी दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं ना सिर्फ किसानों को और ज़्यादा मजबूती देने की आर्थिक रूप से, बल्कि इसके साथ साथ अगर उनके स्वास्थ्य की भी अगर बात की जाए कितना ज़रूरी है ये, और उसी के लिए अगर हम मछली का सेवन करते हैं कैसे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इसके बारे में हमारे जो विशेषज्ञ हैं लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। यहाँ डॉक्टर मोहंती आपसे और जानकारी हम लेना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने बताया कि काफ़ी महत्वपूर्ण तो है। एक सवाल हम पहले यहाँ ले लेते हैं, दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। राजकुमार जी क्या जानना चाह रहे हैं? पहले आपसे गुजारिश करना चाहेंगे अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर दें।
जी सर, मेरा जो है तालाब 30 मीटर है, 15 मीटर का है, उसमें मैंने 25,000 बच्चे डाल रखे हैं। जी ठीक सर। जी हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको। जी, ये मैंने जो है हमारा तालाब 30 मीटर बाई 15 मीटर का है जी, और उसमें मैंने बच्चे डाल रखे थे 25,000 जी। इनकी ग्रोथ सही से नहीं आ रही है, बढ़वार जो है, क्या खिलाएं? चलिए बिल्कुल आहार के लिए जानना चाह रहे हैं। 30 बाई 15 का है और अभी तक जो ग्रोथ यानी बढ़वार है वो सही से नहीं हो पा रही। कुछ और जानना चाहेंगे डॉक्टर मोहंती आप इनसे? आप इसमें फीड क्या अपना कुछ दे रहे हैं या कोई कमर्शियल फीड दे रहे हैं? खाने के लिए क्या दे रहे हैं? फीड आप कोई कमर्शियल फीड कंपनी से दे रहे हैं या आप खाने का रेशन का बारे में बताइए। जी, कंपनी से नहीं है, ये अपनी तरफ से ऐसे कर रहे हैं, जैसे राइस पॉलिश हो गया है और सरसों की खली हुई है, ये दे रहे हैं। अच्छा, उसका फीड का बारे में तो आपका जो लोकल हमारा आजकल ऐसा है, जैसे लोकल इंग्रेडिएंट्स जो मिलता है इसको मिला के भी फीड आप बना सकते हैं। बैलेंस डाइट, संतुलित आहार जैसे हमारे लिए चाहिए मछली के लिए भी जरूरत है जी। तो फीड अगर सफिशिएंट नहीं है, ठीक से नहीं बन पाते हैं, तो हमारा आजकल क्या है कि जो लोकल एरिया में जो इंग्रेडिएंट्स मिलता है इसको मिला के भी फीड बनाने का बंदोबस्त है जी। तो आप जो मत्स्य अधिकारी आपका नज़दीक में है उनसे अगर बात करेंगे तो आपका रेशन का देखेंगे डिटेल्स कैसा है, अगर संतुलित नहीं है तो कैसे बनाया जाएगा वो भी आपको सलाह देंगे। या आप हमारे साथ संपर्क कर बाद में डिटेल दे के फिर हम आपको बताएंगे ये आपको क्या परिवर्तन करना चाहिए, क्या देखना चाहिए। यानी डॉक्टर मोहंती हम मान सकते हैं जब हम अपने स्वास्थ्य के लिए उसको लाभदायक मान रहे हैं तो कम से कम उनकी जो सेहत है वो भी बेहतर बनी रहे, इसके लिए इस बात का भी मछली पालकों को ध्यान रखना होगा। ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मछली ऐसे बढ़ेगा, आप जैसे फीड दे रहे हैं मछली को भी इसी फीड का हिसाब से उसका ग्रोथ होगा जी। तो अगर आपका फीड सफिशिएंट, अगर आपका मछली का फीड सफिशिएंट नहीं है, आपको कितना प्रोटीन चाहिए, कितना फैट चाहिए, ऑयल चाहिए, ये सब जो चाहिए, अगर उपादान सही ढंग से नहीं मिलता है ये भी एक चीज होता है जी। तो हमारा स्टॉकिंग भी कितना होना चाहिए, ये सारे बहुत सारे फैक्टर है जिसका ऊपर डिपेंड करके मछली का ग्रोथ होता है जी। तो इसलिए आपका जो क्या क्या रेशन आप दे रहे हैं उसके बारे में डिटेल बताने से आपका जो मछली का जो दफ्तर है पास में वो आपका सही सलाह दे सकते हैं। नहीं तो आप हमको फिर लिखिए तो हम आपको फिर बता सकते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए देखिए कहा जाता है कि जो प्रशिक्षण है वो लेना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पूरी जानकारी इसके ज़रिए आपको दी जाती है। तो अगर आप कहीं भी अगर असमंजस की स्थिति लगती है तो आप जो तुरंत ना सिर्फ प्रशिक्षण लें बल्कि जो उसके विशेषज्ञ हैं उनसे ज़रूर सलाह भी लें। आगे भी आपको हम इस बारे में जानकारी लगातार देते रहेंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशे बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका ये बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब अनुदान पे मिल रही है और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं। और मिट्टी की गुणवत्ता को
बढ़ाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है लोकिस्तान में। लगातार आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं कैसे मछली स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और आखिर क्या है स्वच्छ दूध उत्पादन तकनीक। हमारे विशेषज्ञ इस बारे में आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, इनका सवाल ले लेते हैं जल्दी से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी, हुकुम जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। भैंस के हमारे पीछे फूल निकलता है वो जी सर जी, उसकी बीमारी क्या? जी बिल्कुल, डॉक्टर विजय कुछ जानकारी देना चाहेंगे आप? इनको बता रहे हैं कि जो फूल दिखाने की समस्या है इनके जो पशु है उसको। जी यहाँ हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं, क्योंकि जो पिछला हिस्सा है पशु का जी हाँ, ये नॉर्मली जब काविंग होता है उसके बाद से वो निकलता है। इनकेस नहीं निकलता आप नियरेस्ट वेटनरी डॉक्टर से आप संपर्क करें, क्योंकि इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ये आपका जो गाय है उसको बीमार करने के लिए हो सकता है, बीमार हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये स्थिति आती है जब जो आपका पशु गर्भित रहता है उसके बाद जब बयान उम्मीद करते हैं कि ब्यात होने वाली है, ये तब की स्थिति। लेकिन जैसा कि जो सवाल हमारे दर्शक ने पूछा था, क्योंकि कभी कभी जो समस्या आती है पशुपालकों के सामने, जो पशु है उसका जो पिछला हिस्सा है वो बाहर की तरफ आने लगता है। तो ऐसे में अमूमन हम देखते हैं जो हमारे पशुपालक हैं वो जो उनका पशु है उनको ऐसी जगह रखते हैं जहाँ से वो आगे की तरफ झुके हुए रहे, यानी जो पिछला हिस्सा है वो उठा रहे। और कई तरह के ऐसे विशेष प्रबंधन होते हैं जो पशुपालकों को करने होंगे, और उन्हीं में से हम मान सकते हैं डॉक्टर विजय स्वच्छ दूध उत्पादन तकनीक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाँ जी, देखिए स्वच्छ दूध उत्पादन का कई कारक होता है। एक तो अंदर से जो गाय के अंदर से है, जैसे थनैला रोग हमने बोला है, वो थन में ही आपका इन्फेक्शन हो जाता है, तो उससे भी आपका दूध में आने का संभावना है जी। इसके अलावा जब गाय दूध निकालने के बाद नीचे ज़मीन पे बैठते हैं तो दूध निकालने के तुरंत 1-2 मिनट के लिए वो उसका जो टीट का जो होल होता है वो खुला रहता है जी। तो इसलिए आपको जब दूध निकालने के बाद जो बैठने का जमीन होता है वो क्लीन होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए और बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, ताकि इनकेस वो गीला होगा तो उसके नीचे जो पानी है, खराब पानी है, तो वो अंदर जाने का संभावना रहता है। तो इसलिए दूध निकालने के तुरंत जो नीचे जमीन पर बैठते हैं वो ज़मीन साफ सुथरा होना चाहिए। उसके अलावा दूध निकालने के तुरंत एक डिप होता है, जो डिसइंफेक्टेंट डिप होता है, वो आपको मार्केट में मिलेगा। जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ के उसको डाइल्यूट करके चारों टीट में आपको उसको डिप करेंगे तो वो इन्फेक्शन अंदर जाने में रोक सकता है। इसके अलावा कई कारक बाहर से भी होता है, जैसे एनिमल का बॉडी में गंदगी है, यूरिन है, डंग है, उससे भी ट्रांसफर होने में संभावना है। या जो मिलकर जो दूध निकालते हैं उनके हाथ गंदा होगा या वो भी बीमार है तो वहाँ भी ट्रांसफर होने का संभावना। उसके अलावा आपका जो यूटेंसिल्स, जो बर्तन आप यूज करते हैं दूध निकालने के लिए या उसको रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, इसको भी आप रेगुलरली उसको साफ सफाई करके उसको भी ड्राई करके रखना बहुत जरूरी होता है जी। बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण कि इन सावधानियों को आप अपनाएं। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं बिहार से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं मूलचंद जी? सर मेरा जो गाय है ना जी, वो नस्ल वाली गाय है जी, और वो गाय को जब पेट में बहुत गैस बनता है सर जी, अफारे की समस्या नहीं है? ब्लोट जी बिल्कुल, आपका सवाल जो है मैं चाहूँगा हमारे विशेषज्ञ आपके सवाल का जवाब दें। डॉक्टर विजय, देखिए जब प्रोटीन रिच फूड जैसे आपका लेग्यूम है, सुबह बुल, लूसन, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो गैस बनने का संभावना बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आपको जो आहार आप खिलाते हैं वो संतुलित होना चाहिए। उसमें ग्रीन फॉडर जो हरा चारा है उसका मात्रा ज़्यादा होना चाहिए और ऐसे लेग्यूमिनस फॉडर भी होना चाहिए
लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड दे उनको। यानी एक निश्चित अनुपात आपको रखना होगा सूखे चारे का भी और इसके साथ साथ जो हरा चारा है वो भी, वरना इस तरह की जो समस्या है, कभी कभी हरा चारा आपका जो पशु है ज़्यादा खा लेता है तब इस तरह की समस्याएं आती हैं। ज़रूरी यही कि आप संतुलित आहार जो है अपने पशु को दें। साथ ही यहाँ डॉक्टर मोहंती आपसे हम समझ रहे थे, जब क्योंकि ना सिर्फ अलग अलग प्रजातियाँ हैं जिनका चयन बतौर जो हम मछली पालकों की बात करें वो भी करते हैं, लेकिन अगर उपभोक्ताओं के नज़रिए से देखा जाए कौन सी ऐसी प्रमुख प्रजातियाँ हैं कि जो कि उपभोक्ताओं की सेहत के लिए भी अच्छी हैं और आर्थिक दृष्टि से जो मछली पालक हैं उनके लिए भी बेहतर रहती हैं? देखिए, हमारा देश एक कार्प कंट्री बोलते हैं। कार्प जो इंडियन, इसका नाम भी बोला जाता है इंडियन मेजर कार्प जी। कातला, रोहू और मृगल ये हमारा देश में सबसे ज़्यादा उपलब्ध है और उसमें हमको फ़ायदा भी मिलता है। उसमें प्रोटीन परसेंटेज हाई है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है, इसमें तेल का मात्रा थोड़ा कम है, ओमेगा 3 का मात्रा थोड़ा कम है जी। तो प्रोटीन माल न्यूट्रिशन जो है इसके लिए ये मछली खाने से आपको प्रोटीन इसमें 13 to 14% प्रोटीन इसमें रहता है। तो इसलिए ये मछली तो आप खाएंगे ही जी, क्योंकि देश भर का उपलब्ध है। इसका साथ साथ जो छोटा मछली है, जो पुंटी है, मौराला है, बहुत छोटा साइज का जो मछली होता है, वो सब मछली में खास करके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत रहता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब विटामिन और मिनरल। जैसे कि आप देखेंगे एक छोटा मछली से 10 गुना 15 गुना और इससे ज़्यादा विटामिन ए रहता है, विटामिन डी रहता है जी, जो कि बड़ा मछली में आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम लोग को आज का ज़माना में बता रहे हैं, आप अगर एक बड़ा मछली 1 किलो साइज़ का ले रहे हैं, इसका साथ 200 ग्राम साइज़ का छोटा मछली लीजिए। छोटा मछली लेने से आप खाने का टाइम इसका कांटा जो स्पाइन होता है इसको फेंकते नहीं है जी, उसको आप पूरा फ्राई करके या कुछ सब्जी में किसी में डाल के पूरा खा लेते हैं। तो इसलिए इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध है आप उसको पूरा खा लेते हैं। तो इसलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो एक हिडन हंगर बोलते हैं, जैसे कि बाकी चीज़ नहीं होने से आपको भूख लगेगा जी, लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट का कमी होने से आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन शरीर में वो हंगर है। तो इसको बोलते हैं, इसलिए हिडन हंगर भी बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जी। और क्योंकि हमारा देश में दलहन का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये छोटा मछली को इससे लिया जा रहा है, जैसे कि प्रोटीन भी है और माइक्रो न्यूट्रिएंट है, वो दोनों चीज़ मिलेगा। तो आने वाले की आवश्यकता है हमारे शरीर को, उनकी पूर्ति देखिए इसके जरिए हो सकती है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। वासुदेव जी, क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ जी, क्या जानना चाह रहे हैं? मैंने तालाब बनाया है 6 कनाल में जी, 1200 स्क्वायर मीटर में जी। तो उसमें खुदाई वगैरह कर दी, 3 महीने हो गए, मगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई आदमी नहीं आ रहा है, डिपार्टमेंट की तरफ से जी, ना तो उसको देख रहे हैं ना मेरा काम हो रहा है। जो गवर्नमेंट की सहायता है, प्रधानमंत्री किसान दुगनी आय करने वाली योजना, तो वो कैसे होगा? जमीन भी खराब कर रखी मैंने। यानी आप लाभ लेना चाह रहे हैं मत्स्य संपदा योजना का, किस तरीके से इसका लाभ मिल सकता है और आप चाहते हैं जो वहाँ पर आपके जिला स्तर पर अधिकारी हैं वो जाकर एक बार आपको संतुष्ट करें कि ये स्थिति है, इसमें आगे आप मछली पालन कर सकते हैं। जहाँ तक वासुदेव जी का सवाल हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि एक प्रमुख योजना अगर देखा जाए डॉक्टर मोहंती, और इसके जरिए भी जो अनुदान भी कुछ सुनिश्चित किया गया है, लेकिन राज्यवार शायद स्थिति जो है वो अलग अलग रहती है। पहाड़ी राज्यों की बात करें या मैदानी क्षेत्रों की बात हम करते हैं, क्या फिलहाल एक मछली पालक को लाभ मिल जाता है इसके जरिए? वो क्या बिहार से बात कर रहे हैं? जी, हिमाचल से हमारे साथ। हिमाचल से देखिए, ये तो निकटतम उनका दो मत्स्य पालन का जो दफ्तर है वहाँ पे जाएंगे, एक्सटेंशन सेंटर है वो भी हेल्प करेंगे। और खास करके ये सब के लिए जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अभी जो लॉन्च हुआ है जी, जो मई 20 को 20 मई को अभी लॉन्च हुआ है, इसमें काफ़ी सारी प्रोविज़न इसी के लिए रखा गया है, जिसमें कि प्रधान लक्ष्य कि जैसे फार्मर्स का दोगुना कैसे इनकम किया जाए और लाइवलीहुड इम्प्रूव किया जाए जी, और मछली प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। तो इसलिए ये निकटतम जो फिशरीज कॉलेजेस है या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसका एक्सटेंशन सेंटर का हेल्प ले सकते हैं, नहीं तो राज्य सरकार का जो मछली का दफ्तर है उनका भी ले सकते हैं जी, ताकि वो विजिट करें, उनका सही ढंग में एडवाइस करें कि कैसे आपको इसको मैनेज करना है, तालाब का प्रबंधन कैसे करना है, मछली क्या रखना है और कैसे फीड देने से आपको ठीक रहेगा। मतलब उनका एक बेसिक ट्रेनिंग का जरूरत है। इसमें डॉक्टर मोहंती किसी तरह की सब्सिडी या अनुदान जो है उसका भी प्रावधान रखा गया है? जैसे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में रखा गया है स्पेसिफिक स्कीम से, सेंट्रल स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, दो अलग अलग तरीका का रखा गया है जी, जिसमें
सेंट्रल गवर्नमेंट का भी शेयर है, स्टेट गवर्नमेंट का भी शेयर है, जो बेनिफिशियरी उनका भी शेयर है, अलग अलग ढंग का रखा गया है। किसी में जैसे कि नॉर्मल कैटेगरी का लोगों के लिए कितना तक मिलेगा, जो किसी में सब्सिडी मिलेगा शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब या वुमेन परसेंटेज में, उसका सारी चीज़ का प्रावधान रखा गया है जी। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए एक्चुअली हम लोग अभी ये सारे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का वो डॉक्यूमेंट बनाए हैं और सेंसिटाइज करने के लिए हमारा जैसे ना कृषि विश्वविद्यालय है, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है, फिशरी कॉलेजेस है और हमारा ICR संस्थान जैसे ICR का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसका थ्रू में हम देश भर में बहुत सारे वेबिनार ऑनलाइन प्रोग्राम भी कर रहे हैं, जिससे लोगों को जानकारी दे रहे हैं ये स्कीम क्या है, स्कीम में आपको फायदा मिलने के लिए क्या क्या है, सब्सिडी किस में मिल सकता है, आप कैसे इससे फायदा ले सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा आपका इनकम बढ़ाना है, आपका लाइवलीहुड इंप्रूव करना है जी। बिल्कुल। और फार्मर अगर ये करेंगे इसका साथ साथ बढ़ोतरी भी बढ़ेगा, जैसे कि फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए भी उसका योगदान रहेगा जी। यानी अभी तक जैसे आप कह रहे थे कुछ कमी है, अगर वही डिमांड ज़्यादा जनरेट होगी, जो मांग है लगातार उसकी हम पूर्ति कर सकें जी। उनका अवेयरनेस, इसलिए लोगों को सेंसिटाइज करना है, अवेयरनेस भी देना है ताकि लोगों को फायदा मिले जी। क्योंकि 5 साल के लिए रखा गया है जैसे टारगेट कि मछली का हम दोगुना करें प्रोडक्शन जी। तो दोगुना प्रोडक्शन होने के लिए क्या क्या प्रोविजन चाहिए, तो ये सब चीज़ का इसमें बंदोबस्त किया गया है। लेकिन करने वाला है मछुआरा भाई, फार्मर्स करेंगे, एंटरप्रेन्योर्स यही लोग बढ़ाएंगे, इसीलिए उनका पास इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए हम बहुत सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसे हमारा अभी टारगेट है कि 10 लाख लोगों को इस मार्च तक कि हमारा कवरेज में रहेगा कि उनको जागरूकता लाएं, उनको जानकारी दें ताकि इसको फायदा ले सकें। तो उसको टारगेट ओरिएंटेड मीन्स में हम लोग कर रहे हैं और हम इसमें पूरा लगातार लगा हुआ है। और इसके लिए और एक बड़ा चीज़ है, हम जैसे नेशनल फिशरीज पॉलिसी अभी हमारा आने, जैसे एजुकेशन पॉलिसी आ चुका है, नेशनल फिशरीज एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल फिशरीज पॉलिसी हम अब डेवलप कर रहे हैं। इसमें 5-6 बहुत बड़ा मीटिंग होके उसका फाइनलाइज ऑलमोस्ट हो गया है। हम अभी का दिन में, अभी 2 दिन का अंदर अलग अलग लैंग्वेज में तो हम इसको ट्रांसलेट भी कर लिए हैं जी। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, हमारा मिनिस्टर ऑफ जो फिशरीज एनिमल एंड डेयरिंग की तरफ से, यानी आने वाले समय में महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो हमारे मछली पालकों के लिए और ज़्यादा उपलब्ध होगी और अलग अलग माध्यम से देखिए कोशिश यही की जा रही है जो सही जानकारी है वो आप तक पहुंच सके। हम भी लगातार जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं और हमारे साथ जो दर्शक को जुड़ने का सिलसिला है वो भी जारी है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से इनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? टिकेश्वर जी
हाँ सर। जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ सर, देख नाम लिखा लो। हेलो। हाँ सर, हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप। जैसे देसी गाय है सर जी, और देसी गाय के लिए मतलब दूध का उत्पादन बढ़ाना है। आप चाह रहे हैं जो दूध उत्पादन जो है वो बढ़ सके देसी गाय का, इसके लिए आप जानना चाह रहे हैं क्या करना होगा? हाँ जी, चलिए बिल्कुल। डॉक्टर विजय, क्या इनको करना होगा? देसी नस्ल की गाय इनके पास है और चाहते हैं कि जो उसकी दूध उत्पादन क्षमता है वो बढ़ सके। देखिए, देसी गाय का एक कैपेसिटी होता है तो दूध उत्पादन प्रोड्यूस करने का, तो उतना ही वो प्रोड्यूस करेगा। उतना ऑप्टिमम प्रोडक्शन करना है तो आपको संतुलित आहार देना चाहिए। कई बार क्या करते हैं, चराई में छोड़ देते हैं और फिर उससे दूध निकालने के लिए कोशिश करते हैं। इन केस आपको दूध ऑप्टिमम में यूटिलाइज करना है तो चराई 4 से 5 लीटर दूध प्रोडक्शन तक तो चराई से चल जाएगा। तो उसमें आपको ग्रीन फॉडर के साथ ड्राई फॉडर जैसे आपका स्ट्रॉ है, ये सब भी आपको उपलब्ध करना चाहिए। साइलेज दे सकते हैं क्योंकि साइलेज में भी न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। साइलेज दे सकते हैं। आप अफोर्डेबल है तो आप कॉन्सेंट्रेट भी खरीद के उसको खिला सकते हैं। बेसिकली आपको ये करना चाहिए कि जो ऑप्टिमम बैलेंस्ड डाइट है वो देना चाहिए, जिसमें मिक्सचर ऑफ डाइट होते हैं। आपका ग्रीन फॉडर भी होना चाहिए, ड्राई फॉडर भी होना चाहिए और कॉन्सेंट्रेट भी होना चाहिए। और अमूमन जैसे माना भी जाता है जो पशु का भार है उसके अनुसार ही आपको जो आहार है सुनिश्चित करना चाहिए। लेकिन क्या जिस तरीके से मौसम चल रहा है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, सर्दियों का है, तो यहाँ पर कुछ बदलाव करना होगा डॉक्टर विजय? यहाँ आपका थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा ऊर्जा का मात्रा जरूरत चाहिए, तो आपको ज़्यादा मेज़ मक्के हैं वो आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से एनर्जी रिच जो डाइट्स होते हैं, प्रोटीन फीड इंग्रेडिएंट्स हैं, वो उसका मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। इससे थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। इसके अलावा आपका जो एनवायरनमेंट है उसको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करें ताकि ठंडा हवा अंदर घर के अंदर ना आए। इस तरीके से चीज़ आप रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो आपको प्रोडक्शन बढ़ सकता है। जी बिल्कुल। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल हम ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? जी सर, ये भैंस के थन में दूध की रुकावट हो रही है। जो दूध है वो नहीं निकल पा रहा है? जी, ये 3-4 दिन हो, पहले 1 महीने पहले दवाई तो दिलवाई थी जी। उसमें सरंज डाली थी, आ गया था दूध। फिर उसकी वजह से सूजन सी भी कुछ जी। 1 महीने से दूध फिर तो सही दिया हुआ, फिर दूध की रुकावट होगी, फिर सरंज डलवा दी। अब दूध को पसराव करना है थन में। जी डॉक्टर विजय, क्या आप सलाह देना चाहेंगे? जो गाय का तन है वो कैसे हार्ड है या आपका थन कैसे है? स्वेलिंग बता रहे हैं। स्वेलिंग है, लाल कलर के हैं। और कई बार क्या होता है, आपका जो थनेला बीमारी है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो हार्ड हो जाता है, फाइब्रस हो जाता है। उसके बाद सर इतना हार्ड नहीं है। इतना हार्ड नहीं है जी। तो हार्ड नहीं है तो आपको दूध तो निकालना चाहिए। फिर आप जी सर, दूध तो निकल रहा पर पसराव करना है उसमें। पसराव जी बिल्कुल। यानी जिस तरीके से जो पहले गुणवत्ता मिल पाती थी इनको, अब उस तरह की गुणवत्ता वाला जो दूध है वो नहीं आ पा रहा है। क्या इसकी प्रमुख वजह हो सकती है? क्या हम मान सकते हैं डॉक्टर विजय, जो थनेला रोग जिसके बारे में आप बता रहे हैं, क्या उसकी शुरुआत स्थिति हम मान सकते हैं ऐसी? हाँ जी, देखिए इसमें 2 हो सकता है। एक तो आपका दिखता है, थनेला रोग दिखता है, जैसे उसमें आपका दूध निकालने वक्त तो क्लम्प्स वगैरह, क्लॉट्स वगैरह होगा। कई बार आपको थनेला शुरुआत स्टेज में होगा, वो दिखता नहीं है, तो वो धीरे धीरे उसको आप देखभाल नहीं करेंगे तो वो पूरा अड्डर को खराब करने का संभावना है। इसलिए आप नियरेस्ट हॉस्पिटल वेटनरी डॉक्टर के पास दिखा दीजिए जी, और उसको एक बार इलाज करवा दीजिए। जी बिल्कुल। ये ज़रूरी कि एकदम से आप अपने स्तर पर जो घरेलू उपचार हैं वो ना करें। एक बार जो आपके पशु चिकित्सक हैं निकटतम, आप उनसे संपर्क करें, उनकी सलाह के अनुसार ही तुरंत पशु की जाँच कराएं और उसके बाद जो एक सही उपचार है उसकी भी शुरुआत करें। यहाँ डॉक्टर मोहंती, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि अलग अलग जो प्रजातियां हैं जिनका चयन किया जा सकता है, लेकिन एक लक्ष्य जो हमारे सामने है मछली उत्पादन को दोगुना करने का भी, उसके ज़रिए कितना असर हम मान सकते हैं? क्योंकि ना सिर्फ जो एक मछली पालक है उनकी आमदनी में वृद्धि होगी, बल्कि इसके साथ साथ पोषण सुरक्षा काफ़ी हद तक सुनिश्चित कर पाएंगे हम। देखिए, पोषण सुरक्षा के लिए
जो मछली पालन, मछली क्षेत्र जो है जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट और ये लाभदायक क्षेत्र है जी। एक्वाकल्चर जो है एक उसका बहुत फास्ट ग्रोथ हो रहा है एक्वाकल्चर प्रोडक्शन का जी, और देश में ये एक क्षेत्र है जिसके उसका बढ़ोतरी बहुत तेज मात्रा में चल रहा है जी, बिल्कुल। और इसलिए है कि जैसे कि हमारा टारगेट रखा गया है कि हमारा जैसे कि अब तक 13.42 मिलियन मेट्रिक टन प्रोडक्शन है, उनसे लगभग 22 मिलियन मेट्रिक टन से ज़्यादा 2025 तक इसको बढ़ाना है जी। तो उसको बढ़ाने के लिए हमको क्या क्या स्टेप्स लेना है कि रिस्पॉन्सिबल भी रहेगा, सस्टेनेबल भी रहेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। और इसका आगे एक्चुअली रखा गया है कि 2030 तक जो विश्व स्तर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जीरो हंगर जी, जीरो हंगर कहाँ तक 2030 तक हमको जीरो हंगर, मतलब आप एक लंबा रास्ता देख रहे हैं जी। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए फीस का ऊपर खास कर क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि ये एक्चुअली दो चीज़ें, मछली का क्षेत्र में दो चीज़ें, जहाँ पानी है वहाँ मछली है जी। तो हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है, वो होने का नाते हमारा क्या हो रहा है, यानी हमारे पास लक्ष्य हमारे सामने है और उस लक्ष्य को उम्मीद करते हैं कि जल्दी हम पा भी सकेंगे। लेकिन आवश्यक यही है, अगर बात की जाती है मछलियों की स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक, लेकिन इसके साथ साथ कई लक्ष्य हमारे सामने जुड़े हुए हैं, चुनौतियां भी हमारे सामने हैं, लेकिन इनसे पार पाके उस लक्ष्य को हम हासिल कर सकेंगे। और साथ ही स्वच्छ दूध उत्पादन तकनीक को समझकर और अच्छा गुणवत्ता और पौष्टिकता युक्त जो दूध है वो भी हमें मिल सकेगा, जो कि हमारे देश की पोषण सुरक्षा में काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। फिलहाल आज हमारे दोनों विशेषज्ञ, आप दोनों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो जाना आज आपने जो हमारे प्रमुख विषय थे इनके बारे में जानकारी। अब चलिए जो हमारा अगला विषय रहेगा उसके बारे में भी आपको हम जानकारी दे देते हैं, खासतौर से जिससे पहले से ही आप अपना जो सवाल है वो तैयार कर सकें। आगे हम बात करेंगे अगले विषय में फसलों में संतुलित उर्वरक और उनके प्रयोग एवं महत्व के बारे में, और साथ ही आपको जानकारी देंगे रबी फसलों में रोग और कीट प्रबंधन के बारे में। इसके अलावा अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। अब बारी है आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकल्प की। आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए। ये नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक लाइन्स खुली हुई हैं, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आज हेलो किसान में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।